दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जिस डिसीज़न को लेने से मैं काफ़ी टाइम से बच रहा था, क्योंकि मैं अपनी स्कॉर्पियो एन को सेल करना चाहता था और स्विच करना चाहता था एक ऐसे फ्यूल ऑप्शन के साथ में जहाँ पर मेरे पॉकेट में थोड़ा सा खर्चा कम हो। तो स्कॉर्पियो एन सेल करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं ईवी पर स्विच करने वाला हूँ और कंप्लीटली स्विच कर रहा हूँ। सो कोई दो कार नहीं लेने वाला कि एक मैं पेट्रोल भी रखूँगा और एक ईवी भी रखूँगा। बिकॉज जब से मैंने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुनी है ना कि ई विटारा लॉन्च हो रही है और मारुति बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। सो मेरे माइंड में ये आ गया था कि यार अब टाइम आ गया है कि ज़्यादा पैसे खर्च ना किए जाएं पेट्रोल पे या फिर डीजल की गाड़ी लेने की गलती ना की जाए और फटाफट से स्विच कर लिया जाए ईवी पर। क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि ईवी की जो फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल तो है ही नहीं, मतलब कि जो भी कॉस्ट पड़ती है रनिंग कॉस्ट उसकी जो है, रनिंग कॉस्ट इज़ द राइट वर्ड। तो रनिंग कॉस्ट जो उसका होने वाला है वो 1 रुपये से 1.5 रुपये के किलोमीटर होने वाला है। तो ऑफकोर्स जो मेरी अभी 10 से 12 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट हो रही है स्कॉर्पियन की, तो उसको मैं घटा के लेके आने वाला हूँ 1 से 1.5 रुपये किलोमीटर पर। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्या एनालिसिस किया, प्लस कौन सी गाड़ी मेरी शॉर्ट लिस्ट में है। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं यार, वो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ में जो अपना डीजल और पेट्रोल अभी भी फूक रहे हैं या फिर नई गाड़ी का प्लान बना रहे हैं और उनका बजट है 15 से 20 लाख रुपए का। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि मैं अपनी स्कॉर्पियन को क्यों सेल कर रहा हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई कि स्कॉर्पियन मैंने 1 साल पहले ली थी, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे, और अब मैं 1 साल के बाद में सोच रहा हूँ कि उसको मैं सेल कर दूँ। देखो, तब मैंने डिसाइड किया था कि यार स्कॉर्पियन मुझे लेनी है। ऑब्वियसली टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में बहुत मज़ा आया, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त है, और महिंद्रा की सर्विस सेंटर से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी खास। छोटी मोटी दिक्कतें थी वो मैंने अपनी वीडियोस में कवर की हैं कि टेक में हमेशा महिंद्रा की तरफ से प्रॉब्लम रही है, कुछ ना कुछ बग्स आते रहते हैं उसमें। तो ये तो बहुत सिंपल सी कार है। जो उनकी ईवीज़ हैं, जो पूरी टेक बेस्ड कार हैं, तो उनमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर नहीं आएंगी वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, कुछ रिजॉल्व हो गई थी और कुछ अभी भी चल रही हैं। तो फिर मैंने हार थक के बोल दिया कि यार जो चीज़ें हैं अब चल रही हैं जैसी वैसे ही ठीक है। उनकी वजह से मेरे कार चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। देखो, पेट्रोल का प्राइस चल रहा है यार 100 रुपये के आसपास, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है अलग अलग स्टेट में टैक्सेस की वजह से। लेकिन जो मुझे अभी कॉस्ट पड़ रही है वो है 98 रुपीज़ के आसपास। और जो गाड़ी माइलेज देती है वो देती है 8 से 9 किलोमीटर का। तो आप लगा लो यार कि कहाँ, मतलब क्या ही कॉस्ट पड़ रही होगी अभी मैं जो चला रहा हूँ। और अगर ट्रैफिक अच्छा खासा है तो वो 6 से 7 किलोमीटर भी आ जाती है, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है। तो ये मतलब नहीं बनता कि वहाँ पर पेट्रोल की इतनी बड़ी गाड़ी डेली बेसिस पे चलाया जाए। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने जो गाड़ी ली थी उस टाइम 1 साल पहले, तो दैट टाइम आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम। तो मेरा था कि अभी मैं 2-3 साल और वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूँ, तो मेरी जो रनिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जॉब स्विच की, और जॉब स्विच करने के बाद में अभी मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो अगर हफ्ते में आप 4 से 5 दिन ऑफिस जाते हो तो आपकी गाड़ी चलती है एक दिन में लगभग लगभग 50 किलोमीटर। लेकिन 50 किलोमीटर जो है ना वो आना जाना, मतलब कि 20-25 किलोमीटर आना और 20-25 किलोमीटर जाना, तो वो होता है एकदम पीक ट्रैफिक में। तो 50 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है ना वो बहुत पेनफुल होता है जब आप 5,000 रुपये में टैंक फुल करवाते हो और पेट्रोल पंप के आसपास घूमते रहते हो। क्योंकि भाई 5,000 रुपये का टैंक फुल होना यानी कि आपकी गाड़ी जो कहीं ना कहीं आप फिर वीकेंड्स पे भी जाते हो। तो मेरी अभी जो गाड़ी का खर्चा है वो 35,000 से लेके 40,000 रुपये, यानी कि 35-40 हज़ार रुपये के आसपास का मैं फ्यूल खर्च कर रहा हूँ। तो आई डिसाइडेड कि यार मैं अगर इसको ईवी के साथ में कंपेयर करूँ तो वो जो फ्यूल कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो यही सिंपल सा रीज़न था कि गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गाड़ी का मज़ा लेना चाहते हैं, सच में गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, आप हाईवे पे जाओगे खुश हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा कि इस गाड़ी को छोड़ के आप कोई और गाड़ी ड्राइव करो। लेकिन एंड में जो बात आती है वो भाई पैसा भी बचाना है, समझे। तो एक गाड़ी की ईएमआई हो जाती है आपकी, प्लस इतना सारा आपका फ्यूल का खर्चा हो जाता है, तो आपकी जो पॉकेट है उस पर वो डबल मार करती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए भाई आई डिसाइडेड कि मैं जाने वाला हूँ ईवी पर। अब ईवी में कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ अभी। देखो, अभी कल ही मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी Hyundai क्रेटा की। तो क्रेटा इलेक्ट्रिक बेस्ड है, जो उनका पहले से ही एग्जिस्टिंग क्रेटा भी मार्केट में अवेलेबल है, उसी को उन्होंने स्विच करके ईवी बना दिया है। तो उतना खास मुझे, मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मैं वैसे ही क्रेटा चला रहा हूँ, कुछ नया सा उसमें देखने के लिए नहीं मिला। अभी 3 जून को लॉन्च होने वाली है हैरियर। तो हैरियर का ईवी रेंज कितने आने वाली है वो मैं अभी देखने वाला हूँ आने वाले टाइम में, कि अगर वो आती है 20 लाख के आसपास तो डेफिनेटली मैं हैरियर चूज़ करने वाला हूँ। हालांकि उसमें भी डिपेंड करेगा कितनी रेंज आएगी, प्राइस रेंज कितनी होगी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या आएगी एक बार उसको एनालाइज करूँगा। और जो थर्ड ऑप्शन मैं लेके चल रहा हूँ वो है मारुति ई विटारा, जो कि नंबर 1 चॉइस है मेरी अभी के लिए, क्योंकि प्राइसिंग भी ठीक ठाक है उनका। और जो मारुति काम करती है ना भाई, किसी भी अगर, मतलब बहुत बड़ा चेंज है ईवी अगर वो लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट लेके आ रहे हैं,
लेकिन वो बहुत बड़ा चेंज होने वाला मार्केट में, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, घर घर तक मारुति अपनी सारी टेक्नोलॉजी पहुंचा चुकी है, भले ही वो सीएनजी हो, एलपीजी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी हो। तो ईवी के लिए भी डेफिनेटली गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट की भी होप है कि यार मारुति ही उनका सपना साकार करेगी। जिस हद तक नितिन गडकरी जी पुश कर रहे हैं कि यार ईवी परचेज कर लो आप, डेफिनेटली ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो हेल्प करने वाली हैं पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम करने के लिए। हालांकि पॉल्यूशन कम हो पाएगा गाड़ी ईवी पर स्विच करने में या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। तो ये तीन गाड़ियाँ मैंने चूज़ की हैं। तीन में से अब मैं कौन सी वाली सेलेक्ट करने वाला हूँ वो थोड़ा सा भी मेरा एनालिसिस चल रहा है। तीन गाड़ियों में से नंबर वन पे जो मेरी प्रायोरिटी है वो मारुति है, लेकिन वो सितंबर में लॉन्च होगी। अभी मेरे पास में 4 महीने हैं, तो 4 महीने मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में भी लॉन्च होगी या फिर और डिले हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन टाटा हैरियर लॉन्च होने वाली है, उसको भी मैं एनालाइज करने वाला हूँ। एंड क्रेटा चलाने के बाद में मुझे मतलब ऑन एवरेज है जो उसका 19 लाख रुपए वाला जो मॉडल है एग्जीक्यूटिव, जो बेस मॉडल भी कह सकते हैं, हालांकि फीचर्स सारे हैं उसमें, बेस सिर्फ कहने के लिए है वो। लेकिन उसकी जो रेंज मिलती है ना यार, वो मिलती है 370 किलोमीटर के आसपास। लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, अगर आप उसको चलाओगे तो मेरा ऐसा मानना है कि और 300 किलोमीटर के आसपास चलेगी। तो 300 किलोमीटर सेंस नहीं बनता कि 300 किलोमीटर के लिए एक ही गाड़ी पे स्विच किया जाए, जबकि आपको जाना पड़ता है। हालांकि जो मैंने सिटीज़ आपको हमेशा अपनी वीडियोस में काउंट कराई है ना, देहरादून, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, वो सारी की सारी अंडर 300 किलोमीटर हैं गुड़गांव से। तो वो सब तो कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 300 किलोमीटर ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज तो होनी ही चाहिए। तो 400 किलोमीटर की रेंज में अभी के लिए यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन एम की एक जेड है, उसको भी मैं कंसिडर करने की सोच रहा था। लेकिन एम के ऊपर ना अभी विंडसर प्रो भी आई है, वो भी 450 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि 370 किलोमीटर, 380 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी डेफिनेटली। लेकिन यार एम के ऊपर ना पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं करता कि मैं एम के ऊपर स्विच करूँ। पता नहीं क्यों अभी ब्रांड ने वो ट्रस्ट अर्न नहीं किया है कि बहुत सारे लोग होंगे कि ऑफेंड हो जाएंगे इस वाले कमेंट से। लेकिन भाई ये पर्सनल है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो अभी मैं एम को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अपनी लिस्ट में। टाटा हैरियर, अगेन टाटा ब्रांड है, मारुति ब्रांड है, एंड थर्ड वन इज़ Hyundai। सबसे पहले बात करते हैं Hyundai क्रेटा मैंने क्यों चूज़ की। देखो Hyundai क्रेटा में ना यार आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अलॉय मिल जाते हैं उसके अंदर, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं उसके अंदर आपको, और 19 लाख रुपीज़ में जो एक गाड़ी में बेसिक फीचर्स होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो रेंज की प्रॉब्लम है कि यार 370 किलोमीटर की वाली जो रेंज है वो मेरे लिए मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आने वाले टाइम में। हो सकता है कि जो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस है वो अगर डाउन होगी तो उससे भी नीचे आ जाएगी। तो अभी के लिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। उसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है 52 किलोवाट का, उसकी जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 24 के आसपास पड़ती है, जो कि आउट ऑफ बजट है। तो मैं 25 लाख रुपए तो खर्च करने वाला हूँ नहीं क्रेटा के ऊपर। दूसरी जो गाड़ी मैंने चूज़ की है वो है टाटा हैरियर। और टाटा हैरियर में यार एक्सपेक्टेशन है कि 60 to 70 किलोवाट का बैटरी पैक मिलने वाला है, और अगर 60 to 70 किलोवाट बैटरी पैक मिलेगा तो डेफिनेटली ये 500 प्लस रेंज जाएगी। लेकिन एक डाउट यहाँ पर मेरे मन में है कि ये 20 लाख रुपए में तो शायद ना आए, और हो सकता है कि एंट्री लेवल पे एक गाड़ी कोई लॉन्च कर दे टाटा। और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो शायद 25 लाख रुपए के आसपास, 24-25 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए सेकंड वेरिएंट, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर फर्स्ट वेरिएंट भी इसका आता है 20 लाख रुपए के आसपास, 20-21 लाख रुपए के आसपास, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर वो 25 लाख या उससे ऊपर जाएगा तो आई एम रियली सॉरी, वो मैं वो कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। अब टाटा हैरियर को लेकर ना काफ़ी सारी हाइप बनी हुई है कि फीचर्स को लेके कि फर्स्ट ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ये फीचर्स मिल जाएंगे, वो फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना आज की डेट में, जो भी ईवी ले रहा है, मतलब अगर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आने वाले टाइम में गाड़ी को अपग्रेड करेंगे या फिर स्विच करेंगे ईवी पर, या फिर हो सकता है कि नई गाड़ी आप लेने का प्लान करेंगे और आपका भी 20-22 लाख रुपए का अगर बजट है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप कंसिडर करोगे कि यार मुझे ज़्यादा बैटरी रेंज मिल जाए, यानी कि जो उसकी रनिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट कि टेंशन फ्री में ड्राइव कर सकूं और मुझे बार बार चार्जिंग के लिए ना रुकना पड़े। तो वैसा ही कुछ मेरे माइंड में भी है कि फीचर्स मेरे लिए 4 कम चल जाएंगे, लेकिन बैटरी पैक ठीक ठाक होना चाहिए। एटलीस्ट 400-450 किलोमीटर का तो बैटरी पैक मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं मारुति ई विटारा की। देखो फर्स्ट टाइम ये गाड़ी मैंने देखी है ऑटो एक्सपो में, जो दिल्ली में लगा था अभी जैन फैब में। तो वहाँ पर ये गाड़ी मैंने अच्छे तरीके से लेने के हिसाब से देखी थी। तो ये गाड़ी भाई ओके है मेरी नज़र में, जैसी वहाँ पर दिखाई गई थी वैसे ही गाड़ी ये लॉन्च हो जाएगी। हालांकि ये लॉन्च होनी थी जून जुलाई में, थोड़ा डिले होने के बाद में सितंबर की न्यूज़ आ रही है अभी कि सितंबर में लॉन्च हो जाएगी। और जो इसकी प्राइस है वो कहीं ना कहीं 17
to 18 लाख रुपीज़ से एक शोरूम स्टार्ट होने की उम्मीद है, जिसमें कि 49 किलोवाट का आपको बैटरी पैक मिल जाएगा। दूसरा जो बैटरी पैक है वो थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ पे 61 किलोवाट बताया जा रहा है, लेकिन वो जो प्राइस रेंज होगी ना वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी। उसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आएगा, लेकिन वो इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो गुजरात में प्लांट है वहाँ ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होंगी, मोर देन 100 कंट्रीज़ को यहाँ से डिलीवर की जाएंगी। तो यार मारुति अगर ये सब चीज़ें आ रही है ना, तो ऐसा लगता है कि बिल्ड क्वालिटी के लेके बहुत सारी बातें होती हैं उनकी। हालांकि स्टैंडर्ड से ही 7 एयर बैग्स का वो कमिट कर चुके हैं कि 7 एयर बैग्स ई विटारा के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो और उसके जो यार इंटीरियर और जो डिज़ाइनिंग है ना, जो बाहर से भी अगर आप उससे डिज़ाइनिंग देखोगे तो मुझे मतलब वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी देखने में। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लग रही है। और अगर मारुति 49 किलोवाट में आ रही है तो ऐसा मेरा मानना है कि 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाएगी। और 450 किलोमीटर की रेंज आती है 370-380 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर के आसपास भी अगर गाड़ी चलती है तो मोर देन सफिशिएंट है, वो मैनेज हो जाएगा। वही मेरा मानना था कि यार 400 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब इसके बाद में बहुत सारे और ऑप्शन भी हैं ईवी में, लाइक नेक्सॉन में आपको मिल जाएगा, पंच में मिल जाएगा, टियागो उसके नीचे आओगे तो वहाँ मिल जाएगा, कर्व आपको मिल जाती है, विंडसर प्रो आई एम जी की 2-3 गाड़ियाँ हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो इससे अलग अभी किया में कुछ नहीं आया है। महिंद्रा के 400 पे मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। एंड जो BE6 है उसकी, सो वो डिज़ाइन थोड़ा सा मेरे को मतलब ठीक है, लोग कह रहे हैं स्पोर्ट्स डिज़ाइन है और ऐसा डिज़ाइन है वैसा डिज़ाइन है, लेकिन वो डिज़ाइन ऐसा लगता है मुझे कि 2-3 साल के बाद में ना वो आंखों को चुभने लगेगा, बहुत बेकार लगने लगेगा। और जो क्वालिटी है ना उसकी, उस पर कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जो दूसरी बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि महिंद्रा का जो टेक है उस पर भाई साहब मैं रिलाई नहीं कर सकता बिल्कुल। स्कॉर्पियन अभी ना आपको एक दिखाता हूँ, ये देखो। इसके अंदर अभी मैंने कुछ टाइम पहले पीछे से गाड़ी लगी थी तो मैंने इसको रिपेयर कराया था। अब जो ये आप देख रहे हो ना, ये पता है कैसे लगा है? जो इसका रियर कैमरा है उसका इतना डिले रिस्पॉन्स है कि मैं बैक कर रहा था और वो मुझे दूर दिखा रहा था ऑब्जेक्ट जो था, यानी कि पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी, ऑब्जेक्ट क्या था। सो मैं बैक कर रहा था और ये गाड़ी जाकर ऑब्जेक्ट को हिट की। उसके बाद में गाड़ी ने बताया टू 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 करके कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बस ब्रेक मार दो। तो आई सेड यार मैं ब्रेक ऑलरेडी मार चुका हूँ भैया, गाड़ी ठुक चुकी है। तो ये छोटी छोटी सी जो दिक्कतें होती है ना, अगर आप स्कॉर्पियन चलाते हो या फिर 700 चलाते हो तो आपको पता होगा कि इसका जो रियर कैमरा है ना उस बहुत ज़्यादा उसमें डिले होता है भाई, बहुत ज़्यादा लैग है उसमें। तो आई विल सजेस्ट कि आप उसके ऊपर रिलाई मत करना। जो साइड मिरर्स होते हैं उनको भी प्रीफर करना। उस दिन पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हुआ था कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा था। वो तो थैंक गॉड कि ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं, या फिर कोई पीछे बच्चा या फिर कोई आदमी नहीं था। अदरवाइज़ जब उसमें लग जाता तब वो बताते कि ब्रेक मार लो। तो मतलब ये चलो मजाक की बात है, लेकिन थोड़ा सीरियस मैटर है ये, इसके ऊपर महिंद्रा को सोचना चाहिए कि। तो दोस्तों ये है मेरी ईवी जर्नी की कहानी कि अभी तक मैंने स्कॉर्पियन चलाई है 24,000 किलोमीटर, 25 होने वाली है गैस, 24,800 समथिंग। और सेलेक्ट मॉडल है ये, पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है। लेकिन अभी मैं ईवी पे जाने वाला हूँ, तो पता नहीं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या फिर अभी और थोड़ा मुझे वेट करना चाहिए। बट अगर मैं 30-40 हज़ार रुपये पेट्रोल पे बर्न कर रहा हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ये सही टाइम है, मुझे ईवी पे स्विच कर लेना चाहिए। पहले मैंने एक और चीज़ सोची थी कि यार मैं ना टियागो ले लेता हूँ या फिर एक छोटी गाड़ी और कोई ले लेता हूँ सेकेंडरी व्हीकल, जो कि मैं लोकल में चला लूँगा और जो हाईवे पर चलाऊँगा वो स्कॉर्पियन चला लूँगा। लेकिन फिर सोचा यार इसका ना डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो जाएगा खड़ी खड़ी का, अगर मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगा इसको। प्लस 2 गाड़ी को मेंटेन करना, 2 गाड़ी की पार्किंग, उनका इंश्योरेंस, उनकी सर्विस, तो ओवरऑल फिर भी मैं लॉस में ही रहूँगा। कुछ मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती 2 गाड़ी रखो, क्योंकि एक गाड़ी आपका कम माइलेज देती है और दूसरा आपका लोकल में चल सकती है। तो कौन सी गाड़ी मैं फाइनल करने वाला हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे जैसे मैं टेस्ट ड्राइव के लिए बाकी गाड़ियों को और बुलाऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ में शेयर करूँगा। कुछ और अगर मेरा माइंड चेंज होता है तो भी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अभी की वीडियो कहीं पे क्लोज करते हैं। और आप जो लोग देख रहे हो यार, कमेंट सेक्शन में बताना कि और कुछ भी ऑप्शन अगर आपके माइंड में है, या फिर कुछ और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी पर मुझे जाना चाहिए। तो डेफिनेटली आई विल कंसिडर आपके भी थॉट्स कि उस पर क्या किया जा सकता है। एंड एक और बात यार, मैं हमेशा अपनी वीडियो में लास्ट में जय हिंद जय भारत बोलता हूँ। तो यार आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख दिया करो, सो दैट कि भारत माता की जय हर जगह गूंजती रहे। मिलता हूँ नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।